आज अपन प्रश्नमाला 10.1 कर रहे थे और 10.1 में कोई प्रश्न थोड़े बहुत अपन ने किए थे। अब आगे और प्रश्न जैसे कि देखें तो अगला प्रश्न अपने को क्या दे रखा है इसमें कि 3 समरेख बिंदुओं से, चौथा प्रश्न इसमें दे रखा है कि 3 समरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा और अपने उत्तर का क्या देना है, अपने को कारण भी बताना है। अब देखिए, इससे पहले वाली जो क्लास में अपन ने प्रश्न किया था कि 3 असंरेख बिंदु से जो समदूरस्थ बिंदु होता है उसका बिंदुपथ क्या होता है, लेकिन आज जो अपने को करना है कि 3 समरेख बिंदु हैं, तो अब समरेख बिंदु के लिए बिंदुपथ क्या होता है वो अपन देखते हैं। 3 बिंदु हैं वो कैसे हैं, संरेख हैं। 3 संरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ। अब देखो भाई, ध्यान से समझिएगा, इससे पहले जो प्रश्न किया था वो असंरेख बिंदु के लिए किया था और उसमें अपने को 3 असंरेख बिंदु से जो समदूरस्थ बिंदु होता है उसका बिंदुपथ क्या होता है, परिकेंद्र होता है। अब आज देखते हैं कि भाई आज जो बिंदु दे रखे हैं वो आपको 3 संरेख बिंदु दे रखे हैं और संरेख बिंदु के लिए जो समान दूरी पर बिंदु स्थित होता है उसके बिंदुपथ क्या होंगे वो कैसे पता चलेगा। देखिए, सबसे पहले अपने को दिया है कि बिंदु कैसे हैं, संरेख बिंदु हैं। संरेख मतलब एक ही रेखा पर जो स्थित होते हैं बिंदु, उन्हें अपन संरेख बिंदु बोलते हैं। जैसे मान लीजिए भाई ये एक रेखा है और इस रेखा पर अपने देखो भाई कितने संरेख बिंदु बनाने हैं, 3। तो आपने भाई क्या कर दिया, एक बिंदु ये ए ले लिया, इसी प्रकार दूसरा बिंदु आपने ये बी ले लिया और तीसरा बिंदु आपके ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब 3 ये संरेख बिंदु हैं, यानी एक ही रेखा पर स्थित बिंदु हैं। अब आपको एक ऐसा बिंदु निकालना है जो तीनों से क्या हो, समदूरस्थ हो, यानी समान दूरी पर स्थित हो। तो अब आप देखो भाई, अगर चित्र में यहाँ देखने जाओगे तो अगर तीनों से अगर बराबर दूरी पर अगर आपको बिंदु लाना है तो वो बिंदु आप कहाँ बनाओगे, तो लगभग आप क्या करोगे भाई, यहाँ बीच में ले लोगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि P ऐसा बिंदु है। अब P ऐसा बिंदु है जो आपको दिख रहा है कि भाई ये तीनों से बराबर दूरी पर है या नहीं, ये चेक करते हैं। आप देखोगे भाई इस P की, देखो भाई इससे दूरी चेक कीजिए भाई, ये इतनी है। इसके बाद में P की आपने A से दूरी चेक की और P की आपने C से दूरी चेक की, क्या ये तीनों की तीनों दूरियां बराबर है या नहीं है। तो अपन देखते हैं भाई ये वाली दूरी कम है और बाकी ये दोनों दूरियां क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब ये बिंदु जो P है वो इन तीनों से समदूरस्थ तो नहीं है, समदूरस्थ नहीं है। इसका मतलब भाई वो बिंदु आप कहाँ ले, आप कहीं पर भी लोगे आपको कभी भी ये समान दूरी पर नहीं मिलेगा। तो देखो भाई, अपने को ये बात यहाँ पता होनी चाहिए कि अगर आपको 3 बिंदु अगर संरेख दे रखे हैं और इन तीनों से अगर समान दूरी पर अगर कोई बिंदु बनाना है तो वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा कोई बिंदु है ही नहीं जो तीनों से बराबर दूरी पर हो। अगर देखो भाई बिंदु को अगर आप यहाँ बीच में ले लोगे तो देखो भाई इससे और इससे तो बराबर दूरी पर है, लेकिन ये इससे देखो भी बहुत दूर है। अगर इसकी जगह देखो बीच में अभी लिया था तो इन दोनों से बराबर दूरी पर है, लेकिन इसके थोड़ा भाई नजदीक है। आपने अगर भाई यहाँ बिंदु ले लिया तो इन दोनों के नजदीक है, लेकिन इससे दूर हो जाएगा। यानी ऐसा कोई बिंदु नहीं मिलेगा जो इन तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ हो। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ऐसा कोई बिंदु नहीं है जो तीनों समरेख बिंदुओं से क्या होता है, समदूरस्थ होता है। तो देखो अब आपको आंसर तो मिल गया भाई, इसका आंसर क्या आएगा, तो भाई ऐसा कोई बिंदु नहीं है जो तीनों से क्या होगा, समदूरस्थ होगा। लेकिन अब इसके आंसर को लिखना कैसे है, मतलब क्या आपको इसमें लिखना पड़ेगा, तो वो आप देखिएगा। सबसे पहले देखिए, आपको अगर तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ निकालना है, आप एक काम कीजिए, तीनों बिंदुओं से मत निकालिए, पहले आप 2 बिंदु से लीजिए। ठीक है, आपने जैसे A और B की, देखो भाई आपको एक बात वापिस यहाँ पहले बता देता हूं कि कोई भी 2 बिंदु होते हैं A और B, अगर इन दोनों से बराबर दूरी पर अगर आपको बिंदु लेने हैं तो दोनों से बराबर दूरी पर कैसे आते हैं भाई, बीच में बिंदु आते हैं। ये सारे के सारे जो बिंदु आपको दिख रहे हैं इससे और इससे बराबर दूरी पर है, और अगर आप इन सभी को मिलाओगे तो आपको एक रेखा मिलेगी। और ये रेखा हमेशा क्या होती है, A और B को मिलाने वाली रेखा का क्या होती है, लंब समद्विभाजक होती है, यानी 90 डिग्री पर होती है और साथ साथ में क्या होती है, उसको बराबर भागों में बांटती है। तो यहां पर भी वही होगा कि अगर आप A और B से समान दूरी पर अगर मान लो कोई बिंदु ले रहे हो, जैसे कि मैंने क्या नाम दे दिया इसका P, आपने एक बिंदु P ऐसा लिया
जो ए और बी से क्या है, समान दूरी पर है, इसका मतलब जो पी से आप ये जो पी और ये बहुत सारे जो बिंदु होंगे वो सारे, इससे जो लाइन निकलेगी वो क्या करेगी, इस ए और बी को क्या करेगी भाई, दो भागों में बांटेगी, और वो भी कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर, यानी लंब समद्विभाजित करेगी। सही है कि नहीं? तो आपने एक बिंदु लिया P, और P से जो भाई रेखा यहां आएगी, देखो अगर P अगर बराबर दूरी पर है, इसका मतलब यहां से जो रेखा आएगी वो क्या होगी भाई, लंब समद्विभाजक होगी। इसके बाद में आप दूसरी देखो भाई, अब इस वाली रेखा का देखो भाई, अब ठीक है, इसको ये पहले वाली रेखा होगी। अब आपको देखना है दूसरे दो बिंदुओं को, B और C को देखना है, ठीक है। आपको A और B से बराबर दूरी पर ये बिंदु मिला, अब B और C को देखिए, तो B और C से अगर देखो भी बराबर दूरी पर बिंदु लेना है तो कहां आएगा भी, इनके बीच में, और मान लीजिए भी इस वाले बिंदु का नाम Q है। और अगर ये बिंदु अगर दोनों से समान दूरी पर है तो ये वाला बिंदु जिस रेखा पर स्थित होगा वो भी क्या होगी, इसके ऊपर, BC के ऊपर लंब समद्विभाजक होगी, नहीं होगी कि नहीं होगी। चलिए, तो अब आपने देखा कि अगर A और B से बराबर दूरी पर बिंदु तो यहां स्थित होता है, और B और C से बिंदु यहां स्थित होता है। आपको भी दिख रहा है कि P और Q दोनों अलग अलग जगह स्थित है। सही है कि नहीं भाई? P और Q दोनों अलग अलग जगह स्थित है, तो क्या A, B और C से बराबर दूरी पर कोई कॉमन बिंदु आ रहा है? क्या ऐसा कोई बिंदु है जो AB से और BC से दोनों से बराबर दूरी पर है? अगर आप P को देखोगे तो वो इन दोनों से बराबर दूरी पर है, इससे नहीं है, और Q को देखोगे तो इन दोनों से बराबर दूरी पर है, इससे नहीं है। इसका मतलब ऐसा कोई बिंदु नहीं है जो तीनों से बराबर दूरी पर हो सकता है, ठीक है। तो अब आपको ये लिखना पड़ेगा कि यहां जो इस वाली लाइन को जैसे मैं नाम दे देता हूं, L नाम दे दिया, और इस वाली लाइन को मैंने क्या नाम दे दिया, M नाम दे दिया। अब आप देखोगे, लिख सकते हो भी, चूंकि P A और B से समदूरस्थ हैं। देखिए, आपने माना, ठीक है भाई, माना कि भाई बिंदु जो P है वो A और B से अगर समदूरस्थ है, और अगर समदूरस्थ होगा इसका मतलब जो ये P के द्वारा जो रेखा बन रही है L, यानी जो रेखा L होगी, रेखा L AB पर क्या होगी, लंब समद्विभाजक होगी, ठीक है भाई। चलिए, आपको एक लाइन ये मिली। इसी के बाद में आपने जो, इसके बाद में दूसरा आपने माना बिंदु जो Q है वो कौन कौन से बिंदु से समान दूरी पर हैं, तो B और C से समदूरस्थ हैं। और अगर इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है तो मतलब इन दोनों को मिलाने वाली रेखा यानी BC को क्या करेगी, ये रेखा M लंब समद्विभाजक होगी। तो रेखा M BC पर क्या होगी, लंब समद्विभाजक होगी, ठीक है। चलिए, अब आपको भाई ये बात, एक बात पता चली भाई, यहां पर ये दोनों रेखाएं जो है लंब समद्विभाजक हैं और दोनों रेखाएं अलग अलग हैं। और अगर देखो भाई, अगर ये दोनों रेखाएं मान लो कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटती होती तो इनके बीच में कोई ना कोई कॉमन पॉइंट होता, लेकिन ये दोनों भाई देखो, ये वाली रेखा यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रही है, ये वाली रेखा यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो क्या बताओ भाई, ये आगे जाकर कहीं एक दूसरे को अभी तो नहीं काट रही है, लेकिन क्या आगे जाकर कहीं काटेगी? तो अपन देखेंगे नहीं काटेगी, क्योंकि देखो भाई ये रेखा एक दूसरे के समांतर हो गई। और कैसे पता चला भाई ये समांतर होगी? तो आपको देखना है कि देखो, जैसे कोई भी दो रेखाएं होती है और उनमें जो पास पास वाले कोणों का योग अगर 180 डिग्री मिल जाए, इसका मतलब वो रेखाएं कैसी है, समांतर है। तो आपने देखा भाई ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण 90 डिग्री का, मतलब टोटल 180 हो गया। और जब ये जो एक ही साइड वाले जो कोण होते हैं उनका योग 180 होता है, इसका मतलब दोनों रेखाएं समांतर हैं। और समांतर है मतलब कहीं पर भी एक दूसरे को नहीं काटेगी, इसका मतलब इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। और कॉमन बिंदु कोई नहीं है, मतलब ऐसा कोई बिंदु है नहीं जो तीनों से क्या होगा, समान दूरी पर होगा। तो आप यहां लिख सकते हो कि ये जो पहली लाइन है और दूसरी लाइन है, देखो भाई ये यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रही है, लंब है, और ये यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रही है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि 1 व 2 से आपको जो रेखा L और M मिल रही है, आपको जो रेखा L और M मिलेगी वो एक दूसरे के क्या है, समांतर। और समांतर रेखाओं के बीच में कभी भी कोई एक कॉमन पॉइंट नहीं होता, उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता। अतः ऐसा कोई बिंदु नहीं है जो तीनों बिंदु A, B और C से समदूरस्थ होगा। तो अतः ऐसा कोई
अतः ऐसा कोई बिंदु नहीं है जो तीनों, और तीनों कैसे बिंदु है भाई, संरेख है, ठीक है, जो तीनों संरेख बिंदुओं से समदूरस्थ होगा। तो इसका आंसर है भाई, इसका कोई बिंदु पथ नहीं होगा क्योंकि बिंदु ही नहीं है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, लिख दीजिए भाई। अगला प्रश्न देखिएगा आप, अगले में लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए ए और बी बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों के केंद्रों का बिंदु पथ रेखाखंड ए बी का लंब अर्धक है। देखो भाई, लंब अर्धक सिद्ध करना है, मतलब लंब का मतलब तो 90 डिग्री पर, और अर्धक यानी जो बराबर भागों में यानी आधे आधे भागों में बांटता है, तो लंब अर्धक को अपन लंब समद्विभाजक भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहां देखो भाई कैसे क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए ए और बी बिंदु। आपको पहले दो बिंदु दे रखे हैं भाई, ए और बी, और ए और बी बिंदु के बारे में क्या बोला है कि ए और बी बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का केंद्र। देखो भाई, इस ए और बी से जितने भी वृत्त जा सकते हैं उन सभी का जो केंद्र होते हैं, उन सभी के जो केंद्रों का बिंदु पथ होगा वो क्या होगा, उन दोनों बिंदुओं का यानी ए बी का क्या होगा, लंब अर्धक होगा। तो देखिए भाई, समझिएगा अब इसको कैसे करना है। आपको बोला है कि दो बिंदु ए बी इस प्रकार हैं कि उनसे जो वृत्त गुजरेंगे, अब ये तो आपने एक वृत्त ठीक है भाई बनाया है, इसके बाद में मान लो भाई, देखो भाई ये वाला जो वृत्त है इसका केंद्र अपन ने क्या मान लिया, ये पहला वाला वृत्त है, इसका केंद्र O1 मान लिया। इसके बाद में आपने मान लीजिए भाई दूसरा वृत्त और बनाया आपने, जैसे कि ये वाला वृत्त बनाया, जैसे कि भाई ये छोटा वाला थोड़ा वृत्त आपने बना दिया। अब इसका केंद्र कहाँ होगा, तो भी इसका केंद्र मान लीजिए भाई यहाँ है, और इसको अपन ने O2 मान लिया, और भी ऐसे व्रत बनते जाएंगे, ठीक है भाई, और भी ऐसे व्रत बनते जाएंगे। मान लीजिए भाई जैसे कि ये वाला व्रत और आपने बना दिया, और जिसका केंद्र आपने क्या मान लिया, जैसे कि एक इसका O2 मान लिया और इसका O3 मान लिया, ठीक है। यानी आपने भाई तीन जैसे व्रत बना दिए। अब आपको जो ये अलग अलग आपने जो किस पर बनाए हैं, तो वो ए और बी बिंदु, यानी ऐसे आपने तीन व्रत बनाए हैं जो कि कौन से बिंदु से गुजरते हैं, ए और बी से। तो ए और बी से जो गुजरने वाले व्रत हैं, अगर मैं उन सभी के केंद्रों को अगर मिलाऊंगा तो आपको क्या मिल जाएगा, उनके केंद्रों का बिंदु पथ मिल जाएगा। और अपने को सिद्ध करना है कि ये जो केंद्रों को मिलाने पर जो रेखा बनी है वो ए बी का क्या है, लंब, और अर्धक। लंब मतलब भाई 90 डिग्री पर है, और अर्धक मतलब दो बराबर भागों में बांटती है। तो भाई इसका आंसर एकदम सिंपल है। देखो आपको भाई पता है कि जो व्रत में जो केंद्र होते हैं, व्रत में जो केंद्र होते हैं उसकी जो दूरी होती है, अब व्रत पर आप कोई भी बिंदु ले लो, जैसे यहाँ बिंदु ए ले लिया, यहाँ बिंदु बी ले लिया, इस केंद्र की दूरी इन दोनों बिंदुओं से समान होती है, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक की दूरी होती क्या है, त्रिज्या, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी भी क्या होती है, त्रिज्या, और वृत्त में त्रिज्या है तो हमेशा समान होती है, ठीक है। इसका मतलब कि O1 से लेकर आपने देखा भी ये जो O1 की दूरी A से और O1 की दूरी किससे, B से, वो क्या है, समान है। तो आप भाई यहां लिख सकते हो कि चूंकि O1 जो है वो A और B से क्या है, समदूरस्थ है। सही है कि नहीं। अब आपने लिखा भी ये कि जो O1 है, केंद्र जो O1 है वो अपने A और B से समदूरस्थ है। आपने ऐसा क्यों लिखा, तो आपको पता है कि भाई व्रत में त्रिज्याएं क्या होती है, समान होती है। अब व्रत पर आप कहीं पर भी बिंदु ले लो, आप अगर एक ही केंद्र से अगर दूरी चेक करोगे तो वो समान आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब आपने ये देखा भाई O1 की दूरी A और B से समान है, इसका मतलब जो O1 है वो दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। और कोई भी ऐसा बिंदु जो किसी दो बिंदुओं से समदूरस्थ होता है, वो वाला बिंदु किस पर स्थित होता है, उस AB यानी जिन बिंदुओं को मिलाने पर, यानी जो AB को मिलाने पर क्या बन रही है, AB बन रही है, इस AB के कहाँ होगा, लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा या लंब अर्धक पर स्थित होगा, सेम ही बात है। तो आप लिखोगे अतः O1 AB के लंब अर्धक पर स्थित है। देखो भाई लंब अर्धक, या इसको अर्धक को आप क्या बोल सकते हो, समद्विभाजक भी बोल सकते हो, ठीक है। यानी कि भाई जो O1 है वो AB के लंब अर्धक यानी लंब समद्विभाजक पर स्थित है। देखो भाई इसी लाइन को आपको समझने की जरूरत है। अब देखो भाई इसको मैंने नंबर 1 दे दिया। O1 आपने क्यों लिखा भाई AB के लंब अर्धक पर स्थित है, क्योंकि O1 की दूरी दोनों से समान है, और जिसकी दूरी दोनों बिंदुओं से समान होती है वो हमेशा लंब अर्धक पर स्थित होता है। इसके बाद में दूसरा आप देखिएगा, जो आपने केंद्र O2 लिया है,
अब देखो भाई केंद्र ये O2 आपको जो दे रखा है वो इस वाले वृत्त का केंद्र है, और अगर भाई ये वाला यानी मान लो अगर O2 है तो इसकी भी दूरी दोनों बिंदुओं से समान होगी। इसका मतलब आप लिख सकते हो कि केंद्र O2 वो भी क्या है, A और B से समान दूरी पर स्थित है। ठीक है भाई, A और B से समदूरस्थ है। चलिए आपको भाई ये भी बात पता चली भाई O2 क्यों समदूरस्थ है, क्योंकि O2 ये जो O2 है वो केंद्र है और जितनी भी परिधि पर जो बिंदु होते हैं सारे उससे समदूरस्थ होते हैं। यानी दूसरी लाइन आप वापिस लिख सकते हो यहाँ कि अगर O2 की दूरी दोनों से समान है, इसका मतलब O2 किस पर स्थित है, AB के लंब अर्धक पर स्थित है। यानी वापस यहाँ आप कह सकते हो कि AB कहाँ, AB के लंब अर्धक पर कौन स्थित है, ये O2 स्थित है। और इसी प्रकार आपको क्या देखना है, देखो भाई इसी प्रकार आपको ये देखना है कि O3 की भी दूरी क्या है, दोनों से समान है। कारण यही रहेगा भाई त्रिज्या समान होती है। और अगर O3 की दूरी भी अगर दोनों से समान होगी, इसका मतलब आपके जो O3 है वो भी क्या होगा, इस AB के लंब अर्धक पर होगा। तो आप अगर यहाँ लिखो कि भाई O3 की दूरी दोनों बिंदुओं से समान है, ऐसा ना लिखकर आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि इसी प्रकार, ठीक है भाई, इसी प्रकार जो O3 है वो भी कहाँ होगा, AB के लंब अर्धक पर होगा। अगर इसकी जगह अपन 4 अगर वृत्त बना लेते तो चौथे वृत्त का जो बिंदु आता केंद्र बिंदु O4, तो वो भी इसके लंब अर्धक पर स्थित होता। ठीक है, तो अब आपको टोटल देखो भाई, एक ये पहले वाली लाइन, ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन, तीनों से आपने देखा कि जितने भी केंद्र आ रहे हैं वो सारे के सारे कहाँ स्थित हैं, AB के लंब अर्धक पर स्थित हैं। यानी O1, O2 और O3 अगर ये तीनों के तीनों अगर लंब अर्धक पर स्थित हैं, यानी ये जो तीनों को मिलाने पर जो रेखा मिलेगी वो खुद ही क्या है, इसका लंब अर्धक है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो भाई 1, 2 व 3 से कि ये जो केंद्र है, केंद्रों O1, O2 और O3 का जो बिंदु पथ है वो क्या है, बिंदु पथ मतलब भाई O1, O2 और 3 इन तीनों को मिलाएंगे तो जो आपकी रेखा मिलेगी वो रेखा, उसका बिंदु पथ क्या है, AB का लंब अर्धक है। ठीक है, तो देखिएगा भाई अगर कोई भी 3 बिंदु अगर ये लंब अर्धक पर स्थित है, इसका मतलब इनको मिलाने पर जो रेखा बनेगी वो क्या होगी, इस AB का लंब समद्विभाजन करेगी, यानी लंब अर्धक होगी। अगला प्रश्न, अगले यानी छठे प्रश्न में बोला है कि दिए गए आकृति में, आपको सबसे पहले आकृति क्या दे रखी है वो यहाँ मैं एक बार आकृति बना लेता हूँ। आकृति में अपने को दे रखा है कि त्रिभुज बने हुए हैं, चलिए अपने को आकृति में दे रखा है कि उभयनिष्ठ आधार BC। देखो भाई उभयनिष्ठ आधार मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, यानी एक आधार ऐसा है जो कॉमन है 2 त्रिभुजों के अंदर। और आपको बोला है कि इस जो उभयनिष्ठ आधार BC है, BC के विपरीत और मतलब एक इस साइड में और दूसरा दूसरी साइड में 2 समद्विबाहु त्रिभुज PBC। आप तो एक तो आपको PBC जो त्रिभुज दे रखा है वो दे रखा है, और दूसरा आपको त्रिभुज दिया है QBC। और दोनों कैसे त्रिभुज हैं, समद्विबाहु यानी जिसकी 2 भुजाएं समान होती है, जैसे ये 2 भुजाएं समान और ये 2 भुजाएं समान हैं, स्थित हैं। अब देखो आपको ये बोला है कि दोनों यानी विपरीत साइड में आपके 2 बिंदु स्थित हैं। अब सिद्ध कीजिए कि P और Q को मिलाने वाली रेखा, देखो भाई ये जो P और Q दोनों को मिलाने वाली रेखा जो बन रही है वो अपने को सिद्ध करना है कि BC को समकोण पर समद्विभाजित करती है। अपने को यहाँ ये बताना है कि ये वाली PQ रेखा BC को क्या करेगी, समकोण पर यानी 90 डिग्री पर, और समकोण पर मतलब लंब और समद्विभाजित यानी बराबर भागों में बांटेगी। तो आपको ये सिद्ध करना है कि जो PQ है वो BC की लंब समद्विभाजक है। अब कैसे आप सिद्ध करोगे देखिएगा, तो यहाँ एक तो तरीका वो हो जाएगा, क्या देखो भाई कि आपको मैंने अभी बताया था कि जैसे कोई भी 2 बिंदु हैं, अगर देखो ये अगर 2 भुजाएं समान है, इसका मतलब P की इससे दूरी और इससे दूरी समान है, मतलब P की दूरी इससे और इससे समान है, इसका मतलब P किस पर स्थित होगा, इस BC के लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा। सही है कि नहीं। इसी प्रकार Q की दूरी इससे और इससे समान है,
इसका मतलब ये जो Q होगा वो भी क्या होगा, इसके लंब समद्वि भाजक पर स्थित होगा। और अगर दोनों ही बिंदु अगर लंब समद्वि भाजक पर स्थित है, इसका मतलब P और Q को मिलाने वाली रेखा वो भी क्या होगी, BC की लंब समद्वि भाजक होगी। ठीक है, एक तो तरीका ये होता है। लेकिन अगर आपको इसको अगर दूसरे तरीके से अगर आपको सिद्ध करना है तो आप कैसे कर सकते हो, देखिए। तो उसके लिए आपको देखो भाई, एक तो आपको काम क्या करना है भी, आपको बोला एक तो समकोण पर आपको बोला कि समद्विभाजित करता है, एक तो समकोण बनाता है यानी 90 डिग्री कोण बनाता है, और साथ साथ में समद्विभाजित करता है, मतलब इन दोनों भागों को बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब आपको क्या लाना है, एक तो भाई ये वाला दोनों कोण 90 डिग्री लाने हैं, और ये दोनों भुजाएं क्या लानी है, बराबर लानी है। तो देखो भाई ये वाला कोण और ये वाला आपकी भुजा कौन से त्रिभुज में आ रही है, तो अपन देखते हैं भाई ये वाला त्रिभुज है PB, और यहाँ कोई नाम नहीं दे रखा है, उसका नाम क्या दे दिया, मान लीजिए O। तो ये वाला त्रिभुज कौन सा, अगर PB होना लो तो इसको नाम अपन दे सकते हैं POB। और इसी प्रकार ये वाली भुजा और ये वाला कौन से त्रिभुज में आ रहा है, POC में। तो इसका मतलब अपने को यहाँ दो त्रिभुजों को काम में लेना पड़ेगा, और अगर दोनों त्रिभुजों को अगर अपन सर्वांग सम सिद्ध कर लेते हैं, तो सर्वांग सम सिद्ध करने के बाद में अपने को कोई न कोई कोण और कोई न कोई भुजाएं बराबर मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है, आपको दो त्रिभुजों को लेना है, एक त्रिभुज है POB और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, POC। इन दोनों त्रिभुजों में देखिएगा भाई कि आपको क्या क्या चीजें यानी क्या कौन कौन सी भुजाएं बराबर दे रखी है, कौन कौन से कोण बराबर दे रखे हैं, आप देखिएगा। तो इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में आप देखते हो भी PB और PC ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। अब देखिएगा भाई PB और PC बराबर क्यों हैं, ये PB और PC बराबर क्यों हैं, तो क्योंकि भाई त्रिभुज कैसा है भाई, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज है, और आपको ये प्रश्न में दे रखा है कि भाई समद्विबाहु त्रिभुज, और अपन जानते हैं भाई समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती है। ठीक है, या फिर इसकी जगह आप दिया गया भी लिख सकते हो। इसके बाद में देखिएगा, आपने ये भी पढ़ रखा है भाई, आपको अगर याद है तो किसी भी अगर त्रिभुज में अगर दो भुजाएं समान होती हैं तो उनके आमने सामने वाले जो कोण होते हैं वो भी समान होते हैं। इसका मतलब इस वाली भुजा, ये दोनों भुजाएं समान है तो इनके आमने सामने वाले कोण ये होंगे, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण समान होगा। तो इस वाले कोण का नाम क्या है, PBO। तो इसका मतलब कोण PBO किसके बराबर है, कोण PCO के बराबर है, और इसका कारण क्या हो जाएगा, तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, ये अपने को ध्यान रखना। ठीक है भाई, सम्मुख कोण समान होते हैं या समान। ठीक है भाई, इतना आप लिख दीजिए। चलिए, आपको दो चीजें तो बराबर मिल गई, अब एक और आपको बराबर निकालनी है। तो आप देखोगे भाई इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में एक साइड है जो कॉमन है, एक भुजा कॉमन आ रही है भाई, कौन सी, तो PO। तो PO बराबर PO का आप OP भी लिख सकते हो। तो ये दोनों के अंदर कॉमन है, मतलब कैसी भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। अब आपको देखो भी टोटल तीन चीजें बराबर मिल गई, और तीन जब चीजें बराबर हो जाती है तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांग सम। और यहाँ देखिए भाई ये कौन से नियम से सर्वांग सम हो गए, एक तो ये वाली भुजा बराबर की, एक ये वाली भुजा, और फिर कौन, तो SSA नियम से। ठीक है भाई, SSA नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, यानी कि त्रिभुज POB सर्वांग सम किसके हो गया, त्रिभुज POC के। चलिए, अब आपको बस आंसर मिलने वाला है। ठीक है, देखिएगा आपको ये इतना मिला कि भाई POB सर्वांग सम POC। पहला काम तो आप भुजा को बराबर करो भाई। अब आपको क्या सिद्ध करना, देखो समकोण तो चलो बाद में सिद्ध करेंगे, पहले आप ये देखिए, इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध किया। आपको लाना था कि भाई वो जो PQ है वो क्या करती है, इसको समद्विभाजित करती है, मतलब इसको और इसको बराबर लाना है। तो इस वाली भुजा का नाम क्या है, BO। तो यहां देखिए भाई BO कैसे बनेगी, तीसरे से दूसरे पर आएंगे, तो तीसरे से दूसरे पर आए तो यहां पर भी तीसरे से दूसरे पर आएंगे तो क्या मिलेगा, CO। तो आपको BO और CO यानी ये दोनों भाग बराबर मिले, यानी कि ये जो रेखा है PQ वो इसको समद्विभाजित करती है, ये तो आपको पता चल गया, सही है कि नहीं। आपको ये जो मिलेगा इसको समीकरण नंबर 1 लिखना है, और इसको मैंने क्या लिख दिया भाई, CP/CT। देखो भाई, अब आपने ये देखा कि भाई ये दोनों भाग बराबर हैं, इसका मतलब ये रेखा इसको समद्विभाजित तो करती है, लेकिन क्या 90 डिग्री पर समद्विभाजित करती है, ये अभी तक पता नहीं चला है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों कोणों को 90 डिग्री लाना है। तो आप क्या करो भाई, पहले देखिए भाई इस वाले कोण का नाम क्या है, POB। तो यहां देखिए भाई POB मतलब पहला, दूसरा, तीसरा।
तो POB यानी पहला दूसरा तीसरा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, POC के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पहले दूसरे तीसरे से यही बनता है। अब देखो भाई POB बराबर POC है, आप इसको समीकरण नंबर 2 लिख दीजिए। अब ये 2 क्यों लिखा है, क्योंकि ये आगे काम आएगा। अब देखिए आपको पता है कि भाई एक ही रेखा पर बनने वाले कोणों का योग हमेशा कितनी होता है, 180 डिग्री होता है। तो एक ही सीधी रेखा पर ये 2 कोण बन रहे हैं, मतलब इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसका मतलब कौन सा कोण, POB और POC, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, POB प्लस POC बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। चलिए अब आप देखिएगा भाई POB और POC ये तो दोनों बराबर है, इसका मतलब मैं या तो POB की जगह POC काम में ले सकता हूं या POC की जगह POB काम में ले सकता हूं। तो चलिए मैं क्या करता हूं, POB को तो वैसा का वैसा रख देता हूं, और POC किसके बराबर है, POB के, तो इसकी जगह मैंने POB लिख दिया, और बराबर में है 180 डिग्री। चलिए अब देखो भाई POB एक बार और POB एक बार, यानी टोटल कितनी बार आ गया भाई POB 2 बार, तो 2 कोण POB हो जाएगा, बराबर में है 180 डिग्री। ये 2 यहाँ गुणा में है तो कहाँ जाएगा, भाग में, तो भाग में यानी भाई 180 के बटे में जाएगा, कितनी बार भाग जाएगा भाई, ये 2 बार। आपको POB बराबर कितना मिलेगा भाई, सॉरी 90 डिग्री बार जाएगा, तो यानी कि भाई 90 डिग्री बचेगा, यानी कितना आएगा भाई कोण POB आपके 90 डिग्री। अब देखिए अगर POB अगर 90 डिग्री है, इसका मतलब POC भी क्या हो गया, 90 डिग्री। यानी कि इसको अगर मैं समीकरण नंबर 3 लिखूं, आप 2 और 3 से देखिए भाई, 2 व 3 से आपने देखा कि जो POB है वो किसके बराबर है, POC के, और ये दोनों ही किसके बराबर हो जाएंगे फिर, 90 डिग्री के। आप इसको लिख दीजिए समीकरण नंबर 4। अब देखो भाई, अब आपको यहाँ क्या मिला कि POB और POC ये दोनों 90 डिग्री के हैं, यानी ये वाली जो लाइन है यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाती है, और साथ साथ में समीकरण 1 में आपने क्या निकाला था कि दोनों भाग बराबर है, इसका मतलब समद्विभाजित भी करती है। तो एक तो पहले समीकरण से, एक और आपको तीसरे समीकरण से, तो समीकरण 1 व चौथे से, समीकरण 1 और 4 से क्या पता चलता है कि भाई समीकरण 1 और 4 से आपको पता चलता है कि रेखा जो PQ है वो BC को कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर, यानी समकोण पर समकोण बनाती है, और साथ साथ में बराबर भागों में बांटती है, यानी समकोण पर क्या करती है, समद्विभाजित करती है। इस प्रकार इसको भाई सिद्ध करना था, ठीक है। चलिए भाई लिख दीजिए इसको। इसके बाद में देखिएगा भाई छठे के बाद में 7वां प्रश्न बिल्कुल छठे के जैसा ही है, इसलिए आपको एक बार ट्राई करना है इसको, और हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको करवा देंगे। इसके बाद में देखिएगा भाई 8वां सवाल। 8वें में बोला है कि दी गई आकृति में, आपको सामने आकृति दिख रही है, इसमें बोला है कि P का अर्धक PS QR को S और S बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। देखो भाई आपको बोला है कि कोण जो P है उसका अर्धक, अब देखो भाई कोण P का अर्धक यानी जो कोण P को आधे आधे भागों में बांटने वाला, उसको क्या कहेंगे, P का अर्धक कहेंगे। तो P का अर्धक कौन है, PS, वो PS क्या करता है, भुजा QR को S बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अब आपको सिद्ध करना है कि जो SN किसके ऊपर, देखो भाई ये वाला निशान होता है लंब का, तो SN लंब है किसके ऊपर, PQ के ऊपर, और SM आपके लंब किसके ऊपर है, PR के ऊपर। ये आपको भाई ये 2 आपके लंब खींचे गए, आपको पहले से दे रखा है कि SN क्या है, इसके ऊपर लंब है, और ये क्या है, इसके ऊपर लंब है। अब सिद्ध करना है कि SN की लंबाई और SM की लंबाई क्या है, समान है। अपने को भाई बराबर क्या सिद्ध करना है कि SN किसके बराबर है भाई, SM के। तो सबसे पहले देखिएगा भाई, आप देखिएगा यहाँ प्रश्न में आपको एक तो यहाँ इसमें लिखना पड़ेगा भाई दिया गया, और दिया गया के अंदर क्या लिखना है, तो जो प्रश्न में दे रखा है वही आपको दिया गया है, तो उसको तो आप लिख दीजिएगा। आपको क्या क्या दे रखा है, देखो भाई एक तो बोला है कि जो PS है वो कोण P का क्या है, अर्धक है, मतलब कोण P को बराबर भागों में बांटता है, और साथ साथ में ये S जो ये QR को कौन से बिंदु पर काटता है, तो भाई S बिंदु पर काटता है, और S से 2 लंब खींचे गए, SN और दूसरा SM। अब अपने को ये बताना है कि भी जो SN और SM है, यानी ये सिद्ध करना है कि SN और SM की लंबाई क्या है, बराबर है। अब SN की लंबाई SM के बराबर कैसे सिद्ध करें, तो भाई इस बात को ध्यान से समझिएगा। आपको मैंने एक बात बताई थी कि कोई भी 2 रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, और अगर आप उनसे समदूरस्थ बिंदु लोगे, यानी ऐसे बिंदु लोगे जो जिनकी दूरी दोनों रेखाओं से क्या होती है, समान,
जैसे भाई इसकी दूरी, ये वाला बिंदु है जिसकी दूरी दोनों से समान है, ये वाला बिंदु और ले लिया जिसकी दूरी, और दूरी हमेशा कैसे मापते हैं भाई, 90 डिग्री पर मापते हैं। ठीक है भाई, 90 डिग्री पर लाइन खींच के ऐसे करते हैं, यानी कि भाई अब आपको जैसे दूसरा बिंदु ले लिया, ये भी इससे दोनों से अगर बराबर दूरी पर है तो आप देखोगे भाई इन दोनों को मिलाने पर जो रेखा बनेगी वो रेखा क्या करेगी, इन दोनों के बीच का जो कोण होगा उसको क्या करेगी, आधे आधे भागों में बांटेगी, यानी उसको क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी। यानी वो जो रेखा होगी वो इस वाले कोण का क्या होगी, अर्धक होगी। तो यहां तो आपको पहले से दे रखा है कि एक रेखा जो पी एस है वो इस कोण पी का क्या अर्धक है। अब कोई भी रेखा अगर देखो ऐसा दे रखा है कि भाई समान दूरी पर जो बिंदु है उनको मिलाने पर रेखा होती है, तो आप बोल सकते हो भाई वो अर्धक है। और पहले से दे रखा है कि वो अगर अर्धक है, इसका मतलब इस रेखा पर जितने भी बिंदु स्थित होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, बराबर दूरी पर होंगे। तो यहां आपको उल्टा दे रखा है, क्या दे रखा है कि एक रेखा ऐसी है जो इस कोण का क्या है, अर्धक है, और जो रेखा अर्धक होती है उस पर जितने भी बिंदु स्थित होते हैं उनकी दूरियां दोनों रेखाओं से क्या होती है, समान। इसका मतलब S की दूरी इस रेखा से समान है, किसके बराबर है, यानी इस S की दूरी इससे और इससे दोनों से समान है, मतलब SN किसके बराबर आ गया भाई, SM के बराबर आ गया। तो इसमें तो बस आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी है, क्या लिखनी है कि चूंकि देखो इस उत्पत्ति के अंदर आपको लिखना है कि चूंकि कोण P का अर्धक कोण है, अर्धक कोण है अभी PS है, और हम जानते हैं कि किसी भी कोण के अर्धक पर स्थित बिंदु की दूरी दोनों रेखाओं से, और देखो भाई दूरी भी कैसी, देखो भाई स्थित बिंदु की दूरी कैसी भाई, लंबवत दूरी। कैसी दूरी भी, लंबवत, यानी एकदम 90 डिग्री पर जो दूरी होती है, ठीक है, लंबवत दूरी दोनों रेखाओं से क्या होती है, समान होती है। देखिए कि भाई ये आपने लाइन क्यों, देखो ये वैसे लाइन अपन ने जो पढ़ी है वो इसकी उल्टी थी कि अगर कोई बिंदु ऐसे हैं जो जिनकी लंबवत दूरी दोनों रेखाओं से समान है तो वो अर्धक का मतलब उस कोण के क्या होती है, अर्धक होती है। लेकिन यहां आपको अर्धक पहले से दे रखा है, इसका मतलब कि जो भी रेखा किसी का अर्धक होती है इसका मतलब उस पर जितने भी बिंदु होंगे उनकी लंबवत दूरी दोनों रेखाओं से समान होती है। तो देखो यहाँ लंबवत दूरी एक तो कौन सी है, SN है, और दूसरी SM है। तो आप लिख सकते हो भाई, इसलिए SN किसके बराबर हो जाएगी, SM के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में देखो भाई 90 भी एक साथ में थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ भाई। 90 में आपको लिखवाना नहीं है, लेकिन आपको बस ये समझना है कि 90 में आपको ऐसे कोण दे रखा है। ठीक है भाई, इस कोण का नाम क्या दिया है आपको, ABC। आपको बोला है कि BA और BC, ये जो BA रेखा और BC जो रेखा है इनसे जो समान दूरी पर स्थित आपको बिंदु है वो लेने हैं और आपको उसका बिंदु पद ज्ञात करना। ठीक है, यानी इस कोण के अंदर आपको ऐसे बिंदु ज्ञात करने हैं कि जिसकी दूरी इससे और इस वाली रेखा दोनों से समान हो। तो आप जैसे यहां बिंदु ले लिया, अगर इसकी दूरी इससे और इससे अगर समान है, फिर आपने दूसरा बिंदु और ले लिया, ऐसे आप बिंदु लेते जाओगे तो इनको मिलाने पर जो रेखा बनेगी वो हमेशा क्या होगी, इस वाले कोण का क्या होगी, अर्धक होगी। क्योंकि ये वाला सवाल है इसका उल्टा है। कैसे, देखिए यहां आपको बोला है कि ऐसे बिंदु लेने हैं जिसकी दूरी दोनों से समान हो, और जिसकी दूरी दोनों रेखाओं से समान होती है वो बिंदु, उनको मिलाने पर जो बिंदु पद बनता है वो क्या होता है, लंबवर्धक होता है। और अगर लंबवर्धक है तो इसका मतलब दोनों की दूरियां समान है, यानी आपको दोनों बातें ध्यान रखनी है। तो ठीक है भाई, इस सवाल को इसमें आप लिखिएगा कि किसी भी दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पद क्या होता है, उन दोनों रेखाओं के मध्य बने कोण का अर्धक होती है। और ये वाला बिंदु मैंने आपको लिखवाया भी था जब पहली वाली क्लास लगाई थी उसमें, तो वो वाला बिंदु यहाँ आप लिख दीजिएगा। ठीक है भाई, ये आपके भाई 10वां चैप्टर हो गया इज कंप्लीट। इसके बाद में अगला जो चैप्टर अपन लेंगे वो है समरूपता। तो अगली जो अपनी क्लास लगेगी वो 11वें चैप्टर यानी समरूपता के बारे में लगेगी। तो आप थोड़ा एक बार इसको पहले से थोड़ा पढ़कर आइएगा ताकि आराम से इसको समझ सके।